आपण सेमिनरीमध्ये आहोत. तर सेमिनरीमध्ये आपण येत असताना प्रत्येक शनिवारला क्लास करत असताना सेमिनरी आपण एक शाळा आहे, क्लास आहे, वर्ग आहे. त्या वर्गामधून काय घडलं पाहिजे. आपण जेव्हा शाळेत जातो तर अनेक विषयाचे आपण लेसन घेतो आणि त्यांना घडवतो. विद्यार्थ्याची परीक्षा होते, परीक्षा झाल्यानंतर रिझल्ट येते, रिझल्टवरून तो मुलगा टॉप कोणता ह्याच्यात असं करून तो पुढच्या वर्गात जातो. आता आम्हाला सेमिनरी आपण चालू होता 3 वर्षाचा कालावधी पार पडला ही सेमिनरी चालत असताना. तर ह्या सेमिनरीच्या कालावधीमध्ये आपण किती मोठं झालो, कोणत्या वर्गात गेलो आपल्याला कळायला येत आहे. आज आपला हा अल्पसा 3 वर्ष 3 इयर्स म्हणजे 3 वर्षाचा कालावधी हा आपल्यासाठी फार अल्पसा कालावधी आहे सुरू केलेला. परंतु जर आपली वाटचाल जर पाहतो म्हटलं आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून, पेपरच्या माध्यमातून आणि ज्या अनेक स्टेटमध्ये जो आपलं वर्किंग चालू आहे, तर हा 3 वर्ष हा पिरियड हा खूप छोटा जरी असला पण आपली उतुंग भरारी आहे असं एकंदरीत निदर्शनास येते आहे. आणि ज्या विषयातून आपण वाटचाल करत आहोत आज त्याचा प्रसार पूर्ण हा स्टेटमध्ये होत आहे. नागपूर शहरामध्ये रोज म्हणजे जो बाबासाहेबांचा जो उद्दिष्ट होता म्हणजे बुद्ध आणि धम्म प्रोड्यूस करण्याचा, तर आपण परित्रण पाठाच्या माध्यमातून, पूजेच्या माध्यमातून हा उद्दिष्ट आपण प्रत्येक घरी 25-30 लोकांकडे रोज, कधी कधी तर 60-70-100 लोक होतात. तर असा रोज हा नित्यक्रम आहे की इथे जे आपण शिकतो, इथे जे विषय घेतो ते विषय त्या ठिकाणी विषय घेतला जाते. तर हा लोकजागृतीचा जो हा आपला संघर्ष आहे किंवा उद्दिष्ट आहे सेमिनरीचे, तर ते आपण एका दृष्टिकोनातून, बाबासाहेबांना एका दृष्टिकोनातून बघून तो आपण प्रोड्यूस करत आहोत. आणि जे आजपर्यंत कोणी केलेलं नाही हे आपल्याला पाहायला मिळते. आजपर्यंत कोणीच केलं नाही हे सेमिनरीचे उद्दिष्ट. आणि बाबासाहेबाचं काय स्वप्न होतं, बाबासाहेबाचा दृष्टिकोन काय होता. बाबासाहेबाचा दृष्टिकोन असा होता 1950 नंतर. पहिले बाबासाहेबांनी बुद्ध धम्माचा जरी स्टडी केला तरी पण त्यांनी 50 पर्यंत, जोपर्यंत संविधान, ते जे पिरियड होता तिथला महत्त्वाचा पिरियड होता, तर एक टप्पा बाबासाहेबांनी एकदम 50 पर्यंत संविधानाच्या निर्मितीपर्यंत तिकडे लक्ष केंद्रित केलं. आणि जसं हे संविधान हे देशाला अर्पण केलं, परंतु बाबासाहेब आनंदितही होते आणि थोडेसे अनखुश होते, म्हणजे दुःखी पण होते की मी संविधान तर चांगलं आणि उत्कृष्ट संविधान निर्माण केलं, परंतु ज्या लोकांच्या हातात चालवण्यासाठी दिलं तर ते खरोखरच हे संविधान प्रामाणिकपणे चालवणार का, असा त्यांचा उद्देश होता. म्हणजे मनामध्ये ती शंका त्यांना पण होती. आता हे आपण कसं शोधू, हे आपण बाबासाहेबाच्या मनात काय होतं तर ते आपण कसं शोधणार. तर त्या म्हणजे चिंतन मननातून शोधता येते. आपण जेव्हा बाबासाहेबाला वाचतो, चिंतन जेव्हा आपण करतो आणि बाबासाहेबाला एकदम बाजूला ठेवून, पुस्तकातून बाजूला बाबासाहेब आहेत वा अशा नम्रतेने आपण चिंतन करून जेव्हा आपण बाबासाहेबाला वाचतो, तेव्हा खऱ्या अर्थाने बाबासाहेब आमच्यासोबत संवाद करत आहे वा असा भास होतो. आणि तेव्हा वाटतं आहे की बाबासाहेब आमच्यासोबत बोलत आहे, बाबासाहेब आमच्यासोबत काहीतरी संवाद करत आहे. आणि मग त्यांचे उद्दिष्ट जे होते ते उद्दिष्ट सुद्धा ऑटोमॅटिकच लक्षात येते की बाबासाहेब जे लिहून ठेवलं आहे त्या मागे बाबासाहेबाचं उद्दिष्ट काय होतं. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी सेमिनरीची जी ही संकल्पना दिली, ही संकल्पना मागे काय उद्दिष्ट होता. आणि बाबासाहेब 50ला संविधान राष्ट्राला अर्पण केल्यानंतर निश्चिंत झाले, थोडे भयभीतही होते, परंतु बाबासाहेबांनी त्याची पर्वा न करता बाबासाहेबांनी असं एक वाक्य वापरलं की मी आता माझं उर्वरित आयुष्य जे आहे हे धम्मासाठी देईल. म्हणजे याचा अर्थ असा होता की बाबासाहेबाला एकीकडे संविधान होतं, त्या बाजूला बुद्ध धम्म होता. इकडे संविधान बाबासाहेबांनी दिलं आणि बाबासाहेबाच्या मनात जे 16व्या वर्षापासून बाबासाहेबांनी बुद्धाचं चिंतन केलं. आणि हे चिंतन बाबासाहेबांनी अनेक विषयात बाहेर जाऊनही अभ्यास केला बाबासाहेबांनी. आणि अनेक विषयाचे त्यांनी डिग्र्या घेतल्या.
तरी पण बाबासाहेबांनी प्रत्येक ठिकाणी गेल्यानंतर बुद्ध धम्माचं चिंतन बाबासाहेबांनी सोडलेलं नाही. जशी संधी मिळाली ते बुद्ध धम्माचं, म्हणजे आपण म्हणतो का बाबासाहेबांनी 35-35ला घोषणा केली आणि 56ला धम्म दीक्षा घेतली, तो कालावधी जो आहे तो बाबासाहेब, पण बाबासाहेबांनी तो कालावधी तो बाबासाहेबाचा नव्हता. तर 16व्या वर्षापासूनचा त्यांचा जो बाबासाहेबांचा केळुस्कर गुरुजीने जो ग्रंथ एक मॅट्रिकची परीक्षा पास झाल्यानंतर सत्कार प्रसंगी दिला, तर तेव्हापासून 16व्या वर्षीपासून बाबासाहेबांचं चिंतन हे बुद्ध धम्माचं होतं, हे आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे हे आपल्याला त्याच्यातून सत्य वेचायचं आहे, तर काय काय अपेक्षा होती, तर ते 16व्या वर्षापासून आपल्याला पाहायला मिळते. तर से बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का चिंतन चालू किया. 35 से नहीं किया, 35 से तो घोषणा की थी कि मैं अभी हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि जन्म मेरे हाथ में नहीं था, मृत्यु मेरे हाथ में है, तो मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं. तो हमें ये महसूस हो रहा है कि बाबा साहब ने तब से बुद्ध का स्टडी या ये चालू किया थे. बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का स्टडी 16वें साल में चालू किया और 50 साल तक संविधान हाईलाइट्स किधर किया बाबा साहब ने. देखो ये बात हमें सभी को एक गंभीर से सोचने का है. हम लोग सोचते हैं, हम प्रवचन देते हैं, हम लोग भाषण देते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम लेते हैं, बहुत भिक्खु, लेकिन बाबा साहब को एक्चुअली बाबा साहब का उद्देश्य क्या है, तो उसके तरफ लोग जाते नहीं और उसके गहराई से उसको समझते नहीं है. तो 50 के बाद बाबा साहब ने धम्म के ऊपर घोषणा करके रोक दिए. बहुत जगह ऐसे सेमिनार लेते चले गए, लेकिन हाईलाइट्स इधर नहीं किया, हाईलाइट संविधान के ऊपर किया. क्योंकि बाबा साहब को ये आइडियाज थी कि मैं संविधान ऐसा बनाऊंगा कि वो संविधान भारत देश में पूरा एक संघ बना के वो संविधान की बनाऊंगा, तो सब यहाँ के जो धर्म है वो बाजू में हटेंगे, संविधान ये सर्वोपरि रहेगा, सभी के लिए रहेगा. और बाबा साहब ने ऐसा ही संविधान बनाया. और संविधान बनाते वक्त सबसे ज्यादा संविधान में अगर कुछ है तो बुद्ध के तत्वज्ञान का वहाँ से अपने को एक फोटो दिखते हैं, या संविधान का उसमें उचित मात्रा में संविधान में बुद्ध का विचार दिखते हैं. एक इक्वेलिटी दिखती है, समता दिखती है, बंधुभाव दिखता है, करुणा, प्रज्ञा, ये सब तत्व संविधान में दिखते हैं. तो ये संविधान देने के बाद बुद्ध धम्म के तरफ गए. तो बाबा साहब की अपेक्षा थी कि भारतीय लोग जिनके पास में संविधान दिया, वो लोग तो वो संविधान को तोड़ मरोड़ के कैसा पेश करेंगे मालूम नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न बाबा साहब को हमेशा चिंतित करता था, विचारित करता था. इसीलिए बाबा साहब ने एक दृष्टिकोण बनाया. और वही दृष्टिकोण कौन सा बनाया, ये बुद्ध का संघ. इधर है ना, संघ. बुद्ध को ये बुद्ध का जो संघ है, बाबा साहब को हमेशा एक आइडियल के रूप में मानते हैं, क्योंकि बुद्ध ने पूरे समाज में एक तो हाई लेवल से भी, उच्च पदस्थ लोगों से भी, राजा, पंडित, पुरोहित, एक शूद्र, अतिशूद्र वो तो नहीं थे, लेकिन एक चांडाल, ऐसे लोगों को धम्म के संघ में, बुद्ध के संघ में उन्होंने अडॉप्ट किया और उनको बताया ये मेरा संघ जो है, आप अलग अलग तरह से, अलग अलग गांव से, जैसे नदी के बहती है और नदी का पानी अलग जगह अपना अपना प्रवाह दिखाती है, लेकिन जब समुद्र में जाके एडॉप्ट हो जाता है तो कोई उस पानी को पहचान नहीं सकते. तो मेरा ये संघ जो है, ये संघ भी ऐसा ही है. ये सब नदी का पानी जो है इधर समुद्र में जैसा मिलता है, तो ये संघ मेरा ऐसा है. और वो सही में वो संघ बुद्ध ने बनाया. तो बाबा साहब की नजर जो है बुद्ध के संघ के तरफ जाती है हमेशा के लिए. और फिर बाबा साहब को ये सब बातें होने के बाद बाबा साहब ऐसी अपेक्षा करते हैं कि मैंने ये संविधान तो उच्च वर्णीय के हाथों में उनको दिया, वो क्या करेंगे मालूम नहीं मुझे, लेकिन भाई ये सेमिनरी बना के और प्रैक्टिकली बाबा साहब ने किया. जो दिखते हैं ना,
जैसे चारों कोने में भारत के कि सेमिनरी के लिए बाबा साहब ने जगह ली थी, 14 एकड़ महाराष्ट्र में ली थी, लोनावाला पुणे के पास में, और साउथ में है, कलकत्ता के साइड में, नॉर्थ में भी है। तो वो जगह किधर कैसी है अभी पता नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने ली थी, बाबा साहब ने ली थी। और उन्होंने वो काम भी चालू किया, महाराष्ट्र से काम भी चालू किया। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, बुद्ध धम्म लिखा, तो पुणे में जो लोनावाला के पास में जो जगह ली थी, उसमें आज भी उनका मकान जो बनाया था वहाँ बाबा साहब जाके रहते थे। ये प्रैक्टिकली दिखता है, और प्रैक्टिकली जो जो चीज़ें दिखती है तो समझने में हमें वो आसानी होती है कि बाबा साहब का दृष्टिकोण क्या था, बाबा साहब का उद्देश्य क्या था। क्योंकि जब बुद्ध धम्म आज भी हमें दिखता है तो बड़े बड़े पहाड़ों में, बड़े बड़े लेनी में जो धम्म प्रूफ है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आज भी दिखता है। तो ऐसे ही बाबा साहब के जो वर्किंग किया उसके प्रूफ हमके दिखते हैं कि ये प्रूफ है और बाबा साहब के ये उद्देश्य था। हम चिंतन करके तो 70 साल में हमारे बड़े बड़े विद्वान लोगों ने ये बात को क्यों समझा नहीं, ये बहुत दिक्कत वाली बात है, ये नहीं समझ पाए। भाषणबाजी खूब बहुत दिया, तो जरूरत भी था, नहीं ऐसा बात नहीं है, जरूरत भी था, लेकिन उस जरूरत के हिसाब से बाबा साहब के सेमिनरी की तरफ किसी का ख्याल नहीं गया। क्या अपेक्षा थी बाबा साहब की सेमिनरी उद्देश्य, तो आज उसके परिणाम आज दिखते हैं। इधर अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से, सेमिनरी की तरफ से अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से जब हमारे प्रतिनिधि हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, वो जो प्रतिनिधि जाते हैं ये हमारे नहीं है, ये संविधान सभा में जाते हैं या लोकसभा में जाके, राज्यसभा में जाके बैठते हैं, तो हमारे सही प्रतिनिधि है। बाबा साहब को ये अपेक्षा थी कि सेमिनरी के माध्यम से पूरे भारत के कोने कोने में सही लोग मैं बनाऊंगा, अच्छे इंसान बनाऊंगा। जैसे बाबा साहब कहते हैं ना कि मैं एक प्रामाणिक और कभी किसी को न बेचने वाला इंसान हो, एक सच्चा इंसान। जो धम्म में बताते निडर समाज, धम्म में बताते ना भयमुक्त समाज, बुद्ध बताते ना मुझे भयमुक्त समाज, बाबा साहब के निडर समाज। तो वो लोग निडर बन सकते हैं, वो लोग निडर हो सकते हैं, कभी वो बेचे नहीं जाते हैं, उसको कोई खरीदने वाला नहीं होता, क्योंकि वो निडर है, प्रामाणिक है, सच्चा कार्य करता है और सच्चे लगन से वर्किंग करता है, क्योंकि वो निडर तभी आदमी बन सकता है। हमारे 70 साल में ये चित्र जो हमें देखने को नहीं मिलता है, ये एक खासियत है। हर लोग आज तो उससे और डाउन ट्रेन में आ गए हम, डाउन ट्रेन में। ये संविधान या लोकशाही का व्याख्या ऐसा बना के रखा है कि उधर जाना बोले तो संपत्ति कमाना है। लोग ऐसे बोलते हैं कि राजकारण में जितना पैसा है वो कोई बिजनेस में नहीं है, ये बोलते हैं लोग। तो मतलब क्या समझा, जितनी मेहनत बाबा साहब ने की है, बाबा साहब ने जितनी मेहनत की है संविधान में, अपना पूरा लाइफ उधर दे दिया है, और उनके अनुयायी या बाकी लोग बोलते हैं कि राजकारण जैसा बिजनेस दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो ये अपेक्षा है बाबा साहब की थी कि ये सेमिनरी बना के अच्छे इंसान, अच्छे कार्यकर्ता, न बिकने वाले लोग निर्माण करके वो संविधान में या लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, और ये समाज से सही प्रतिनिधि जाके वो संविधान सभा में बैठ के, लोकतंत्र में बैठ के अच्छे से अच्छे काम करेंगे, ईमानदारी से। लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर काम वर्किंग नहीं हुआ सेमिनरी के ऊपर 70 साल में। आज हमें एक सेमिनरी, कुछ लोगों ने बीच में प्रयत्न किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए पूरा, कुछ दिन तक चलाया भी, कुछ भिक्खु है उन्होंने चलाया भी, लेकिन पूरे सक्सेसफुल नहीं हुए। भदंतार्य, नागार्जुन, सुरेश ससाई, उनके दिल में ये कल्पना आई और उन्होंने अपने पूज्य भिक्खु के तरफ, भंते जी के तरफ वो जिम्मेदारी दी, और उसको 3 साल होने जा रहे हैं। तो हमारा फिर उद्देश्य बनता है कि हम ये सेमिनरी में जब सीखते हैं, हम ये सेमिनरी में पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमें कैसे लोग निर्माण करना है, भिक्खु भी ऐसे निर्माण करना है। बाबा साहब को चाहते आदर्श लोग, आदर्श लोग
जो न टूटने वाले, न बिकने वाले, न खरीदने वाले, ऐसे लोग, ऐसे आदर्श लोग, धम्म से दृढ़ विश्वास रहने वाले, समाज के ऊपर समाज सेवा का उनके दिल में, उनके चित्त में हमेशा दबे कुचले शोषित लोगों के तरफ उसका ख्याल जाने वाले, ऐसे आदर्श लोग। लेकिन ये अभी नहीं मिलते। आदर्श तो छोड़ो, बात तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, हम अपन भी सुनते हैं, लेकिन जो एक ध्येय से ये आदर्श बनाने वाले लोग बहुत कम है। तो ये सेमिनरी का उद्देश्य ही हमारा ये है, ये हमारी वाटचाल है और बाबा साहब का दृष्टिकोण अगर है तो ये सेमिनरी यही चाहती है कि यहाँ से जो लोग पढ़कर जाते हैं, यहाँ से भिक्खु बन के जाते हैं या यहाँ से एक उपासक भी बन के जाते हैं, तो वो लोगों का कार्य है ये आदर्श लोग निर्माण करके इस दृष्टिकोण से पूरे देश में उसका निर्माण करे, एक समाज, अच्छा आदर्श समाज निर्माण करे। ये दृष्टिकोण बाबा साहब का था, बहुत बड़ा दृष्टिकोण था। लेकिन वो दृष्टिकोण को तो सफल के लिए तो हम आगे नहीं आए, हमारे लोग नहीं आए, लेकिन लेट से क्यों नहीं अभी चालू हो गया। और सच जो बोलते हैं, सच यो पराजित नहीं होता, रुक जाता है, लेकिन सच पराजित नहीं होता है। तो हम जो लोग सेमिनरी में काम करते हैं, सेमिनरी में क्लास अटेंड करते हैं, या सेमिनरी को जिनकी विश्वास है, एक श्रद्धा है, बुद्ध धम्म को अच्छा समझते हैं, बुद्ध बाबा साहब ने जो लिखा हुआ धम्म है उनको गहराई से शुद्ध धम्म, वो क्या मकसद है बाबा साहब का। क्योंकि बहुत लोग अभी कई किधर भी देखते हैं तो बुद्ध के तत्वज्ञान को पूरा जो त्रिपिटक है वो पढ़ाने के लिए वो पढ़ाते हैं। खुद बुद्ध कहते हैं लास्ट टाइम में जब महापरिनिर्वाण नजदीक आ रहा था तथागत का, तो आनंद को बुला के बुद्ध कहते हैं, नोटिंग है ऐसा, लोग कैसे पढ़ते क्या पढ़ते मालूम नहीं, लेकिन वहां पे नोटिंग है कि आनंद इधर आ जाओ, पास आ जाओ, मेरे महापरिनिर्वाण का दिन नजदीक आ रहा है, अभी मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूं। तो हमने जो जो संघ के नियम बनाए हैं तो वो हिसाब से बनाए हैं। देखो तथागत क्या कहते हैं आनंद को कि वो हिसाब से वो टाइम में बने हुए हैं। एक आदि भिक्खु आया, वो बहुत अशिस्त वाला है, कुछ भी करता है, तो एक नियम बनाए, कल से ये नहीं चलेगा, कल अगर कोई ऐसा ऐसा करेगा तो उसको संघ से बाजू में निकाला जाएगा। वो एक आदमी के लिए वो नियम बनाया, तो नियम ऐसा जुड़ गया वहां से। वो जो धम्म के जो किताब है उसमें एक नियम जुड़ गया, दूसरा नियम जुड़ गया, तीसरा नियम, ऐसे करके वो बड़े किताब बन गए, बड़े बड़े किताब बन गए, ऐसे बड़े बड़े किताब बन गए। और लास्ट में आनंद से तथागत कहते हैं कि आनंद ये जो नियम है उसमें कुछ नियम कालबाह्य हो गए, अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये मौका आनंद को भी नहीं मिला कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। भंते कश्यप भंते जी जो है उनके तरफ सीनियर थे आनंद से भी, तो सीनियर के हिसाब से उनके तरफ पूरी जिम्मे, महाकश्यप भंते जी उनके तरफ पूरी जिम्मेदारी आ गई, और उन्होंने वो बता नहीं पा रहे आनंद, और वो मौका भी नहीं मिला। तो ऐसे के ऐसे राजगृह में जो सेमिनरी हुई, वो सेमिनरी के साथ में पहली संगीनी हुई, और संगीनी के साथ में ये पूरे के नियम ऐड हो गए, किसी की हिम्मत नहीं, और हर टाइम उसी में ऐड होते गए, निकालने की किसी की हिम्मत नहीं। ये है इसी के बोधिसत्व बोलते हैं, महामानव बोलते हैं। बाबा साहब ने वो पूरे बुद्ध के तत्वज्ञान का स्टडी करके उसको देख के बुद्ध का एक, जैसा हम बोलते हैं ना बाबा साहब को हम साथ में रखना चाहिए, बाबा साहब ने बुद्ध को साथ में रखा। बुद्ध को पूछा होगा बाबा साहब ने भी कि बुद्ध ये आपके वचन हो सकते हैं क्या। उनके जब दृष्टिकोण अगर देखा तो बाबा साहब को लगा कि नहीं ये नहीं है, तो उसे माइनस करो, एक माइनस करो, एक माइनस करो। इसीलिए बाबा साहब कह रहे अगर मैं ये त्रिपिटक पूरा लेके समाज में तरफ जाऊंगा तो समाज तरक्की नहीं करेगा। ये दृष्टिकोण बाबा साहब को बिल्कुल ऐसा लगा, और उन्होंने
फिर वो त्रिपिटक की छानबीन की और बुद्धायन इस धम्म ग्रंथ का निर्माण किया। तो ये लोग हम कितने लोगों में समझा है, वो तो बुद्धायन धम्म का निर्माण करके इतने दिन हो गए, 70 साल हो गए, लेकिन सही तरीके में उसको नहीं समझाया गया। हमने भी पढ़ा, हमने दो तीन तीन वर्षवास किए, वो स्टोरी के जैसा, फिर क्या था, ये राजा था, वो राजा था, ऐसा हुआ, ऐसा का स्टोरी के रूप में हमने भी उसका विश्लेषण करके पढ़ाया। अगर वो टाइम में हमें भी ये अगर नॉलेज होता था तो चैप्टर के तरफ एक एक उसका कर्म सिद्धांत है, उनका सब जो जो हम पढ़े हैं वो बात उसमें रखते थे, आगे में रखेंगे। अभी हमको समझ में आया तो ये बात पब्लिक में, लोगों में जाके ये समझाने का जरूरत है। तो ये सेमिनरी का जो दृष्टिकोण जो है वो बाबा साहब का विज्ञानिस्ट दृष्टिकोण बाबा साहब के नज़रों में, और सेमिनरी जो हमने वाटचाल की है सेमिनरी की, उसका दृष्टिकोण ये हमारे सब लोगों में इधर जो जो पढ़ने के लिए आते हैं उन्होंने ख्याल रखना चाहिए। और भंते जी जो बताते हैं बुद्ध का विज्ञानवाद बताते हैं, बाबा साहब के दृष्टिकोण से बताते हैं। हमारा टाइटल भी है, हमारे इसका टाइटल बुद्ध, बाबा साहब के दृष्टिकोण से बुद्ध धम्म, दृष्टिकोण से। ये दृष्टिकोण बहुत जरूरी है कि नजरिया जो है आदमी का भविष्य बदल देता है। तुम देखने की नजरिया बदल दो बोलते हैं, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। तो ये दृष्टिकोण जो है, ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब ने जैसा बुद्ध के विचारों को अपने बुद्ध के नजरिया से और आज के परिस्थिति में क्या क्या जरूरत है वो देखा है, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये बात पढ़ी है, आनंद को बताया। नहीं, आज हम पूरे विश्व में, पूरे मंदिरों में, इसमें आंदोलन में लगे, पर ये ऊर्जा तुम्हारी, ये आंदोलन ऊर्जा बाबा साहब ने बताया था मद्रास के सभा में कि तुम जाओ अपने दीवारों में लिख के रख दो कि तुमको शासन करते जमात बनाना है। ऐसा ही नहीं बनाया बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब ने इधर संविधान दिया था, संविधान दिया था, और बाद में उधर मद्रास के स्पीच में बाबा साहब ने बताया कि अपने दीवार में लिख दो शासन करती जमात बनाना है। क्यों? क्योंकि ये संविधान का कामकाज जो चलेगा एक संसद से चलेगा, और संसद में हमारे सही प्रतिनिधि हो गए, प्रामाणिक प्रतिनिधि हो गए, आदर्श प्रतिनिधि हो गए, तब वो बात कर सकते। नहीं तो रास्ते में है कि तो कितने भी एक एक घंटा भाषण देंगे, मोर्चा निकालेगा, हजारों के मोर्चा निकालेंगे, लेकिन एक आदमी अगर उधर चिल्लाने वाला है, बोलने वाला अगर है, और उसको सपोर्ट में 10 आदमी है, तो वहां पे कानून जहां पे बनता है वो कानून वहां पे काम करता है। तो ये बाबा साहब का ये दृष्टिकोण था, और वो दृष्टिकोण हमें समझे नहीं है। और हम एक टाइम ऐसा था कि हम बहुमत में थे, पूरा बहुमत में थे, अभी हम अल्पमत में आ गए। अल्पमत में आ गए। और ये बहुमत और ये अल्पमत कहाँ चलता है? सिद्धार्थ ने पहले टाइम में बताया तो गृह त्याग किया था तब मेरा पराजित हुआ, मैं पराजित हूँ, क्योंकि मेरे साथ में बहुमत नहीं था। और वो दृष्टिकोण, और बाद में बोलते हैं गौतम बोले तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं पराजित हूँ, तुम बहुमत निर्माण करो। और वही दृष्टिकोण बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, वही लोकशाही में, वही मत का अधिकार में। और वो सेमिनरी से ऐसे आदमी तैयार होंगे जो बाबा साहब को चिंतन मनन करके एक नई पीढ़ी निर्माण करेंगे। तो ये बहुत गहराई से हमें देखने का है। अच्छे जो युवक है, युवकों को पढ़ने का है। और एक बोलते हैं ना, जिस समाज का युवक बोले तो काम में सच्चा सीखेगा नहीं, जो समाज का युवक, तो समाज को नहीं बना सकता है। तो ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी युवकों के ऊपर है। हमारे जो लोग हैं आते हैं, संख्या बढ़ती है, ये है, वो तो सीखेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ प्रचार तो होगा ही हो, लेकिन ये जिम्मेदारी है हमें नई पीढ़ी बनाना है। नई पीढ़ी बना के उनके ऊपर ये लोग तैयार करना है, आदर्श न बिकने वाले लोग, ये लोग तैयार करके हमको समाज को बनाना है। सैक्रिफाई करने वाले लोग, पूरे फुल टाइम कार्यकर्ता लोग कार्य करते हैं, फुल टाइम कर रहे, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है मालूम नहीं, टूट जाता है कुछ दिन के बाद। तो ये टूटता क्यों है ऑर्गेनाइजेशन? तो उसमें कहीं ना कहीं
जो नेतृत्व करने वाले का सही उद्देश्य नहीं होता है। अगर सही उद्देश्य है, ऑर्गेनाइजेशन टूटेगा, अगर उद्देश्य सही है तो और बढ़ेगा, टूटने के बाद भी बढ़ते रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन टूटेगा, कुछ लोग अलग अलग टाइप के लोग जुड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। हमारे बुद्ध ये सेमिनरी के ऑर्गेनाइजेशन में अनेक लोग जुड़ेंगे, लेकिन कुछ ही लोग उसको अपना अस्तित्व लेके चलेंगे। कुछ लोग साइड किनारे हो जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, जुड़ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे बनेंगे कि वो सेमिनरी के उद्देश्य से, बाबा साहब के बुद्धायनी धम्म को उद्देश्य से मोटिवेट होके आगे बढ़ेंगे। तो ये एकंदर हमारा सेमिनरी का जो थिंग्स है, सेमिनरी की कल्पना है, बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है सेमिनरी के पीछे में क्या, तो ये हमने ये समझना है। तो ये क्लास में जो सेमिनरी का जो उद्देश्य है, मैं बाबा साहब के ख्वाब में, बाबा साहब के दृष्टिकोण से तो ये बताने का कोशिश किया है। तो आपको जितना भी समझा है आप समझो और वहाँ से उठ के तैयार हो जाओ, और किसी को नहीं समझा है या किसी को समझा है तो आप थोड़ा सा बात करो। माझे नाव आदर्श रंगारे है। हिंदी में बोलो। मेरा नाम आदर्श रंगारे है, मैं सौसर से हूँ, मध्य प्रदेश से। जैसा कि अभी भंते जी ने हमें बुद्धिस्ट सेमिनरी के उद्देश्य बताए और बाबा साहेब के क्या विचार है बुद्धिस्ट सेमिनरी से लेकर वो बताए। तो जैसा कि एक भंते जी ने बताया कि एक आदर्श संघ और एक आदर्श समाज बुद्धिस्ट सेमिनरी में एक तैयार हो। हम देखते आ रहे कि 70 वर्ष हमें लगातार हो गए हैं, लेकिन एक आदर्श समाज वह क्या चीजें हुई है और क्या चीजों के कारण हम पीछे है कि आज तक हम मतलब एक सेमिनरी भी एक अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, और बाबा साहब के विचार जो है वो हर लोगों तक जगह जगह तक नहीं पहुंचा पा रहे। और जैसे कि हमने भंते जी ने रात को भंते जी ने हमें डिस्कस करके भी बताया था कि किस तरीके से बुद्ध धम्म जो है प्राचीन समय से लेकर जो एक टाइम में हमारा मतलब प्राइम जो बुद्ध धम्म का लेवल ऊपर तक था, लेकिन वो कैसे करके नीचे ब्राह्मणिज्म ने और बाकी के लोगों ने हमने कैसे नीचे दबाया और हमें बुद्ध धम्म को कैसे नष्ट किया। और बुद्ध वही कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं सिर्फ प्रिंसिपल बताता हूँ, फॉलो न करना आपका काम है। तो वही बुद्ध धम्म के बारे में। और हाँ, और एक बात, संविधान, एक आज के समय में संविधान जो है, मैं एक युवा हूँ तो उसके कारण कहना चाहूँगा कि संविधान जो है आज हमारे हर एक युवा, चाहे वो हमारे समाज का हो या किसी भी समाज का युवा हो, उसे संविधान समझने और उस संविधान समझकर अपनी तर्क बुद्धि को विकसित करने यह क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी के राइट्स के बारे में ही पता ना होगा तो वो मैं मानता हूँ कि वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या फिर गलती होंगी कि जो बाबा साहब ने और जो संविधान ने आप लोगों को अधिकार दिए गए उसी के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आप किसी काम के नहीं होंगे। अगर भंते जी ने भी मुझे बताया था कि अगर आप जैसे कि बाबा साहब ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु बोला था, और लेकिन कभी बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को कभी देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके जो आदर्श थे, उनके विचार थे, उनको लिया, उनको फॉलो किया और अपने जीवन में उतारा और अपने आप को गुरु माना। और अपने आप को गुरु मानकर उन्होंने वह तर्क शक्ति, वह बुद्धि अपने में डेवलप की कि किसी भी क्वेश्चन या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वह खुद से तैयार हो सके। तो एक स्टूडेंट लाइफ में अगर युवाओं को बताना चाहूँगा तो अगर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन अगर आपको आता नहीं है तो वही आप अगर आपकी बुद्धि उस लेवल पर हो जाएंगी तो आपके अंदर से खुद से वो सॉल्यूशन, आपका माइंड आपको खुद के सॉल्यूशन बताएगा कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और क्या नहीं। तो वही बस। धन्यवाद।